नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कल हमने चर्चा की थी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, योग्यता और महाभियोग के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वह दो भागों में बांटी गई है, एक सामान्यकालीन शक्तियां, दूसरी आपातकालीन शक्तियां। सर्वप्रथम क्या आ गया, राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारे सामने दिखाई दे रहा है दो भाग बांटे गए हैं, एक सामान्यकालीन शक्तियां हैं, दूसरी आपातकालीन शक्तियां हैं। सामान्यकालीन शक्तियों में क्या प्रावधान किए गए हैं तो इसके संबंध में चर्चा कर लेते हैं। सामान्यकालीन शक्तियों को भी आगे चार भागों में बांटा गया है। पहले राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा, सामान्यकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। चर्चा कर रहे हैं सामान्यकालीन शक्तियों की। सामान्यकालीन शक्तियों को भी आगे चार भागों में बांटा गया है, जैसे कि कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। कौन से चार भाग हो गए? पहला देखिए, कार्यपालिका या फिर प्रशासनिक शक्तियां। 2 नंबर पर आ जाएगा विधायी शक्तियां, 3 नंबर पर आ जाएगा वित्तीय शक्तियां और 4 नंबर पर है न्यायिक शक्तियां। अब हम एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम आते हैं कार्यपालिका या फिर प्रशासनिक शक्तियों की ओर। तो इसमें 1 नंबर पॉइंट पर दे रखा है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति, यानी कि राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के तहत क्या आता है? पहला है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति, यानी कि इसके तहत आता है भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। उसके साथ साथ वह राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के परामर्श से या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के द्वारा ही की जाती है। विदेशों में जो भारतीय राजदूत होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के तहत आ जाता है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। 2 नंबर पर है शासन संचालन संबंधी शक्तियां। तो इसके तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। इसके साथ साथ वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, जो मंत्री हैं, उनके कार्यों का विभाजन या फिर वितरण भी राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो यह शासन संचालन संबंधी शक्तियां। एक बार मैं फिर बता दूं, शासन संचालन से संबंधित यानी कि किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा विभाग देना है, वैसे तो प्रधानमंत्री तय करता है, लेकिन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो यह भी शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है। इसके बाद है विदेशिक क्षेत्र में शक्तियां। विदेशिक यानी स्पष्ट पता लग रहा है विदेशी क्षेत्र में शक्तियां, यानी कि विदेश में कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, विदेशों के अंदर जो भारतीय दूतावास होते हैं, उनके अंदर जो राजदूत होते हैं या फिर भारतीय कूटनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विदेशों के अंदर जो भारतीय दूतावास होते हैं उनके अंदर जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं, राजदूत होते हैं या फिर हमारे कूटनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विदेशों के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता करना है, कोई भी संधि करनी है, वो भी राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। यानी कि विदेश से अपने कोई सी प्रकार की संधि करनी है, बेशक प्रधानमंत्री करे, लेकिन वहां पर जो डॉक्यूमेंट होंगे उस पर राष्ट्रपति के साइन होंगे, तभी वह संधि पूर्ण हुई मानी जाएगी। इसके बाद में है सैनिक क्षेत्र में शक्तियां। सैनिक क्षेत्र में आपको पता ही है भारतीय राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का प्रधान या फिर सर्वोच्च सेनापति कहा गया है। तो यानी कि तीनों सेना ही राष्ट्रपति के अधीन या फिर अंडर में ही कार्य करती है। तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सेना राष्ट्रपति के अधीन या अंडर में जरूर कार्य करती है, लेकिन राष्ट्रपति सेना को युद्ध की घोषणा करने से पहले या कहने से पहले संसद से स्वीकृति लेनी अति आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे देती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विधायी शक्तियां की। तो 2 नंबर हमारा पॉइंट है विधायी शक्तियां। इसके तहत क्या है? 1 नंबर पर है विधायी क्षेत्र में प्रशासन। इसके तहत है यानी कि राष्ट्रपति विधायी यानी कि विधि का निर्माण संसद में होगा। तो यानी कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा भी करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर या फिर सिफारिश पर लोकसभा को निश्चित समय से पूर्व भंग भी कर सकता है। विधायी क्षेत्र का प्रशासन के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है
अधिवेशन समाप्ति की घोषणा भी करता है, वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी कर सकता है। अब तक भारत में 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा चुका है। ठीक है, आगे हम चर्चा कर लेते हैं सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। तो आपने पहले पूर्व कक्षा में पढ़ा होगा भी राष्ट्रपति को सदस्य मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। संसद के 2 सदन, पिछली वीडियो में चर्चा की है, आज फिर कर देता हूं। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय राष्ट्रपति को लोकसभा के अंदर 2 सदस्य मनोनीत करने की छूट है या शक्ति प्राप्त है। 2 सदस्य कौन होंगे? उन्हें आंग्ल भारतीय सदस्यों के नाम से पुकारा जाता है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य कोई राजनीतिज्ञ नहीं होते हैं, ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवी या फिर अच्छे लेखक होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो एक बार मैं फिर बता दूं, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तीसरा हमारा पॉइंट इसी के अंदर है, विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। यानी कि विधेयक क्या होता है? देखिए, किसी भी विषय पर कानून बनाना है तो सर्वप्रथम उसके संबंध में एक विधेयक या फिर एक प्रस्ताव लाया जाता है। उस प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में रख सकते हैं, लोकसभा में रख सकते हैं, राज्यसभा में रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लीजिए किसी भी प्रस्ताव को लेके आए, कानून बनाना है, तो उस प्रस्ताव को पहले हम मान लीजिए लोकसभा में रख रहे हैं, तो वहां पर उससे संबंधित चर्चा की जाएगी। इस कानून के अंदर जो कानून बनाना है या फिर जो प्रस्ताव लेके आए, इसमें क्या प्रावधान है, क्या सही और क्या गलत है, इसके संबंध में लोकसभा में काफी दिन चर्चा होती है। इसके बाद में उस विधेयक पर वोटिंग करवाई जाती है। अगर उस वोटिंग के अंदर वह विधेयक 2/3 बहुमत से पारित किया जाए तो लोकसभा अध्यक्ष अपने साइन करके इस विधेयक को राज्यसभा में भेजता है। राज्यसभा में वही पहले प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, यानी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। उस विधेयक पर लगातार चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद में अगर 2/3 बहुमत से इसे राज्यसभा भी पास कर दे, इसके बाद में फिर यही विधेयक लोकसभा में जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष इस विधेयक को फिर राष्ट्रपति के पास भेजेगा। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो यह विधेयक ना रह करके कानून का रूप धारण कर लेता है। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता है, इसे वापस लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर भेजा जाएगा। फिर वहां से इसमें संशोधन करके राष्ट्रपति के पास साइन के लिए आएगा। तो इस बार राष्ट्रपति इसमें अपने मना नहीं कर सकता है, उसे साइन करके देने ही पड़ते हैं। ये था राष्ट्रपति के संबंध में। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। विधायी शक्तियों की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर चौथा पॉइंट है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किसी अति आवश्यक विषय पर कानून बनाने की हमें आवश्यकता है और संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, किसी अति आवश्यक विषय पर हमें कानून बनाने की आवश्यकता है और संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है, तब जो राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी किया जाता है उसे अध्यादेश कहते हैं। बोले तो एक प्रकार का कानून ही होता है जी। ठीक है, तो अब तक हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका या फिर प्रशासनिक शक्तियां, 2 नंबर पर विधायी शक्तियों की चर्चा कर ली। अब 3 नंबर पर हम चलते हैं वित्तीय शक्तियों की ओर। वित्तीय शक्तियां क्या है? तो प्रत्येक वित्त वर्ष के अंदर, वित्त वर्ष की समय अवधि में बता देता हूं, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की होती है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की समय अवधि के दौरान भारत के अंदर कितनी इनकम हुई है, यानी आय हुई है, और कितना व्यय हुआ है, ये सारा के सारा संसद के अंदर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो यानी कि ये भी बोले जाए तो जो धन विधेयक है यह भी राष्ट्रपति के समक्ष या फिर राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये भी वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। 4 नंबर पर बात कर लें न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के तहत मैं आपको बता देता हूं, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी भी व्यक्ति को सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने या फिर दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है। यह न्यायिक शक्तियां। बोला जाए तो किसी भी व्यक्ति को जिसको सजा प्राप्त है उच्चतम न्यायालय से, उसकी सजा को कम कर सकता है या फिर स्थगित कर सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट को उस विषय पर
पुनः विचार के लिए भी राष्ट्रपति कह सकता है। तो ये भी राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति है। तो अब तक हमने चर्चा की है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों पर। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट यानी कि आपातकालीन शक्तियों की ओर। तो आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला अनुच्छेद है 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति स्थिति में अधिकार है राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का। इसके तहत मैं किसी भी पड़ोसी राष्ट्र के द्वारा अगर हमारे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया जाता है या फिर हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर किसी भी क्षेत्र विशेष में आंतरिक अशांति फैली हुई है, संविधान की पालना नहीं हो रही है, तो उस क्षेत्र में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा सकता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल नाम से भी हम पुकार सकते हैं। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अधिकार, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों के अंदर भी राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। इसके तहत काफी लंबी प्रक्रिया है। किसी राज्य विशेष के अंदर संवैधानिक संकट आ चुका है, आंतरिक अशांति है, राज्यपाल को लगे कि राज्य की शासन व्यवस्था ठीक है नहीं है, यहाँ की जो सरकार है वह शासन संचालन सही ढंग से नहीं कर सकती है, तो राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन लिखता है राज्यपाल कि आप इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाइए। तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों का आपातकाल भी हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद में वित्तीय संकट, अनुच्छेद 360। वित्तीय संकट के तहत जब राष्ट्रपति को लगे कि राष्ट्र के अंदर जो वित्तीय साख है या मुद्रा है इसकी दिनों दिन कमी आती जा रही है और हमारे राष्ट्र पर वित्तीय संकट आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राष्ट्र के अंदर वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा कर ली राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो मैं एक बार पुनः आपको बता दूं, राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों को 4 भागों में बांटा गया है। सामान्यकालीन शक्तियों को 4 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर कार्यपालिका शक्तियां, 2 नंबर विधायी शक्तियां, 3 नंबर वित्तीय शक्तियां, 4 नंबर न्यायिक शक्तियां। इसके बाद में हम बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों के 3 अनुच्छेद है, 352, 356 और 360। 352 को हम राष्ट्रीय आपातकाल भी बोल सकते हैं, 356 को हम राज्य आपातकाल भी बोल सकते हैं और 360 को वित्तीय संकट भी बोल सकते हैं। धन्यवाद।